हाँ भाई, थर्ड लेक्चर आज कार्बन एंड कंपाउंड्स का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे पहुंच गए थे कार्बन कंपाउंड्स की। लास्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। क्या था केमिकल प्रॉपर्टीज़ में? सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया था और एडिशन पढ़ लिया था, है ना। एक और है इसके बाद, सब्स्टिट्यूशन और इसके बाद एडिशन के बाद, दैट इज़ कंबस्शन। ठीक है, तो कंबस्शन को देख लेते हैं। इसके बाद कंबस्शन में क्या होता है? कंबस्शन के बारे में तुम लोगों ने जो है अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि कंबस्शन क्या होता है? बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी चीज़ का जलना, बर्न होना, ठीक है, या हीट करना किसी भी चीज़ का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कहलाता है? कंबस्शन कहलाता है ना। तो अब यहाँ पे क्या तुम्हें बात खास याद रखनी है? वो तो ठीक है, डेफिनेशन है कि बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबस्शन, लेकिन यहाँ खास बात ये याद रखनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कंबस्शन अगर होगा तो उस केस में कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कंबस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल CH4 ही ले लेते हैं, CH4 को हम कंबस्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखना कि CO2 और H2O बनेगा। हमेशा जो प्रोडक्ट होगा हीट के साथ वो क्या होगा? CO2 और H2O। चाहे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, हमेशा प्रोडक्ट CO2 और H2O ही मिलना है। अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एल्केन्स हो, एल्कीन्स हो, एल्काइंस हो, अगर कंबस्शन हो रहा है और ऑक्सीजन की सप्लाई मतलब ऑक्सीजन एक्सेस में है तो हमेशा CO2 और H2O बनता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी रिएक्शन है। या कोई और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लोगे तो भी रिएक्शन यही बन जाएगी। अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस भी कर सकते हैं। ये बैलेंस हो गई। तो कंबस्शन क्या है? बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और उसके साथ साथ हीट प्रोड्यूस करना। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, कंबस्शन रिएक्शन। एक्सोथर्मिक तुम लोग समझते हो कि जिसमें बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हो, उसको हम कंबस्शन रिएक्शन बोलते हैं, है ना। सॉरी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो कंबस्शन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, ये पॉइंट लिख लेना इसमें। कंबस्शन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। कंबस्शन रिएक्शंस जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं। ठीक है, और क्या लिखोगे इसमें कंबस्शन के बारे में? कंबस्शन होता क्या है? कंबस्शन इज बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मतलब सफिशिएंट ऑक्सीजन हो, इतनी हो कि ये जो कंपाउंड है मिथेन, ये पूरा का पूरा बर्न हो जाए उसमें। ठीक है, कम ना पड़े ऑक्सीजन। अगर कम पड़ेगी तो उसमें ही बताता हूँ मैं भी कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो जाएगी तो उस केस में प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे हमारे। तो बहरहाल अभी तो ये है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर कोई चीज़, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंबस्शन बोलेंगे। कंबस्शन के प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे? हमेशा कंबस्शन के प्रोडक्ट्स रहेंगे CO2 एंड H2O। ठीक है, CO2 एंड H2O आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो तो कंबस्शन के प्रोडक्ट क्या रहेंगे? CO2 एंड H2O। ठीक है, CO2 और H2O कंबस्शन के प्रोडक्ट्स रहेंगे हमेशा। ये बात तुम्हें याद रखनी है। ये हमारा कंबस्शन था, तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी। तो क्या क्या पढ़ा हमने? सब्स्टिट्यूशन पढ़ा। सब्स्टिट्यूशन के बाद हमने क्या पढ़ा? सब्स्टिट्यूशन के बाद एडिशन पढ़ा। एडिशन के बाद ये कंबस्शन। सब्स्टिट्यूशन और एडिशन तो याद ही होंगे। तो कंबस्शन में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं। उसमें इंपॉर्टेंट यही है कि एक तो ये एक्सोथर्मिक होता है और दूसरी बात है कि उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमेशा CO2 और H2O होते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा याद रहेगी। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, मतलब जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के साथ लेनी है, जैसे कि इसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो है सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स।
सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स या सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कह सकते हो इसको, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, कार्बन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स क्या क्या हैं? तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, पहला जो है वो इथेनॉल है। इथेनॉल, इथेनॉल याद है? इथेनॉल अल्कोहल का सेकंड मेंबर होता है। फॉर्मूला क्या होता है इथेनॉल का? इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH, ठीक है। और ये अल्कोहल सीरीज़ का, अल्कोहल होमोलोगस सीरीज़ का सेकंड मेंबर है, ठीक है। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल में क्या क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल में अगर हम इसका कंबस्शन देखें, अगर इसका कंबस्शन देखें तो खैर मैं सीधा केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ गया, फिजिकल इसके बाद डिस्कस कर लेंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका अगर कंबस्शन देखें हम इथेनॉल का, तो सिमिलर जैसे अभी हमने कंबस्शन किया वैसे ही होगा कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको बर्न करेंगे और हमारे प्रोडक्ट्स क्या होंगे? CO2 और H2O, CO2 एंड H2O, ठीक है। बैलेंस तुम कर लेना इसको। तो प्रोडक्ट्स क्या क्या हो जाएंगे? CO2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा, ठीक है। 3 और 4 7 हो गए वहाँ पे, और यहाँ 3 लगा दो, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस्ड हो गई इक्वेशन। तो ये इथेनॉल हमारा अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्ट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पे भी मिलेंगे। जैसा मैंने वहाँ बताया था कि कंबस्शन किसी भी चीज़ का हो, हमेशा प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे? CO2 और H2O रहेंगे, ठीक है। अब इथेनॉल की सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं। क्या है सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी? सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का एडिशन होना, ठीक है। अब ऑक्सीजन का एडिशन होना है अगर इथेनॉल के अंदर, तो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए होंगे। अब यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो भी तुम्हें खास तौर से याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में नाम पूछ सकते हैं वो, बुक में क्योंकि दे रखा है इस वजह से 2 दे रखे हैं, एक एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और एक एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। इन दोनों के प्रेजेंस में इथेनॉल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ इथेनॉल को रिएक्ट कराऊं, इथेनॉल को रिएक्ट कराया जाता है नेसेंट ऑक्सीजन से। नेसेंट ऑक्सीजन का क्या मतलब है? एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ये O को मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूं, O ऑक्सीजन एटम है और इसको हम नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। नेसेंट का मतलब न्यू बॉर्न होता है, मतलब कि क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी एटॉमिक फॉर्म में नहीं रह सकता, उसके दोनों एटम्स एकदम से कंबाइन करेंगे और ऑक्सीजन गैस फॉर्म कर लेंगे, तो इसलिए इसको न्यू बॉन्ड बोलते हैं। कि जैसे ये एटम मिलता है और उसको हम इसमें यहाँ पे हम इसको रिएक्ट करा देते हैं। इससे ये एटम मिलता किससे है? इसके लिए 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं हमारे पास। इसको इधर ना लिख के इधर लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन को, वहाँ दिख नहीं पाएगा सही से। हाँ, तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ C2H5OH, और इसको रिएक्ट कराना है नेसेंट ऑक्सीजन से। इसे नेसेंट ऑक्सीजन बोल रहे हैं, एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन या न्यू बॉर्न ऑक्सीजन। क्या क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स 2 हो सकते हैं, एक है एल्केलाइन KMnO4, मतलब पोटेशियम, KMnO4 क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट किसी एल्केलाइन सॉल्यूशन में बना हुआ है। एल्केलाइन सॉल्यूशन मतलब बेसिक सॉल्यूशन में अगर पोटेशियम परमैंगनेट बना हुआ है तो हम उसे एल्केलाइन KMnO4 बोलेंगे। वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और वो ऑक्सीजन की सप्लाई कर देगा किसको? इथेनॉल को, और वो कन्वर्ट हो जाएगा इथेनोइक एसिड में। या फिर क्या हो सकता है हमारे पास? दूसरी चीज, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है। दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एल्केलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7,
ठीक, क्या बना देंगे, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। एक और बात याद रखना, हायर क्लासेस में तुम लोग पढ़ोगे कि अल्कोहल्स एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होते हैं ऑक्सीडाइज होके। क्या पढ़ोगे कि अल्कोहल्स एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होते हैं। वहाँ पे हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स नहीं होते जो इनको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो वो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, अगर हम इनके बारे में देखें तो ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिख सकते हो इनको तुम। दोनों में से कोई भी एक यूज होगा, ऐसा नहीं है दोनों साथ में यूज होंगे, किसी भी एक को यूज करना है बस। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है ना, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। ये हो गया हमारा, क्या हो गया ये, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं इसके बाद। तो ये बात याद रहेगी कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उस पे आते हैं, थर्ड रिएक्शन पे। ये सेकंड हो गया। जो थर्ड रिएक्शन है वो है हमारा डिहाइड्रेशन, इथेनॉल का डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है, हाइड्रेट वर्ड से बना है डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब वाटर का एडिशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होगा, डिहाइड्रेशन का मतलब होगा वाटर का रिमूवल, वाटर को रिमूव कर देना इथेनॉल में से। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, और ये तुम्हें आगे तक काम आएगी। ये वाली जो रिएक्शन लिखने जा रहा हूं मैं, C2H5OH। C2H5OH इथेनॉल है ये। हम प्रॉपर्टीज इथेनॉल की ही पढ़ रहे हैं। क्या होगा इसमें कि अगर हम कोई एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लें इथेनॉल के साथ और इथेनॉल को हीट कर दें, इथेनॉल को हीट करें 443 केल्विन पे। ठीक है, 443 केल्विन पे अगर इथेनॉल को हीट करेंगे और किस उसमें लेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4। ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मतलब वाटर रिमूव करने के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4 बहुत अच्छा कंपाउंड है, बहुत अच्छा केमिकल है। ज़्यादातर जगह पे जहाँ पे भी हमें ड्राइंग ऑपरेशंस करने होते हैं, वाटर को रिमूव करना होता है, तो हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह कंसंट्रेटेड H2SO4 को ही लेते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इसमें से वाटर रिमूव करेगा। अगर वाटर रिमूव करेगा तो वाटर होता है H2O, एक हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम जाएंगे, एक ऑक्सीजन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, C2H4 बन जाएगा। पहले C2H5OH था, दो H निकल गए और एक O निकल गया, तो ये C2H4 बन गया। या फिर इसका हम स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, अगर तुम याद करो तो ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें किसका बताया था, इथीन का। क्या है ये, क्या बन गया इथेनॉल से, इथेनॉल कन्वर्ट हो गया इथीन में। ठीक है, इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो गया, 443 केल्विन पे कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इथीन में कन्वर्ट हो गया। ये टेम्परेचर और ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। वो ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि यहां पे ये किस तरह एक्ट कर रहा है, ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है ये किस तरह एक्ट कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। वो पूछ सकते हैं एग्जाम में कि जब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैरी आउट किया जाता है या डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल कैरी आउट किया जाता है तो उसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा यूज होता है, तो तुम लोग वहां क्या टिक करके आओगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होता है। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये हो गया टेम्परेचर नीचे वाला। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बातें। कंडीशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कल हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन पढ़ा था, वहां पे निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट पढ़े थे जो कि एडिशन में हेल्प कर रहे थे, हाइड्रोजन के एडिशन में। तो वो जो कैटलिस्ट थे उनको भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हाइड्रोजन ऐड करा रहे हैं और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा मेटल है जो हाइड्रोजनेशन में हेल्प करता है। हाइड्रोजनेशन और हाइड्रेशन कंफ्यूज नहीं होना है।
हाइड्रोजनेशन और डिहाइड्रेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। हाइड्रोजनेशन क्या है? हाइड्रोजन का एडिशन है, जो कल पढ़ा था एडिशन वाला रिएक्शन, वो हाइड्रोजन ऐड हो रहा था उसमें। डिहाइड्रेशन क्या है? वाटर का रिमूवल है, या वाटर रिमूव हो रहा है इसमें से, ठीक है। प्लस H2O भी साथ में लिख सकते हो इसमें, कि जो साइड प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? प्लस H2O बनेगा साथ में इसके। वाटर निकाल रहे हो ना, तो H2O निकल जाएगा इसमें से, वो जो H2SO4 है वो उसको उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ये दोनों चीजें सेम ही है, मतलब इसी का यही इसका स्ट्रक्चर है, C2H4 का स्ट्रक्चर यहां बना दिया है। तो ये याद रहेगा, डिहाइड्रेशन याद रहेगा तुम लोगों को। इसके बाद आगे आते हैं, फिर डिहाइड्रेशन के बाद डिहाइड्रेशन के बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन देख लेते हैं क्या होता है। ईस्टरिफिकेशन, ESTERIFICATION। तो ईस्टरिफिकेशन क्या होता है? ईस्टरिफिकेशन में एक क्लास कंपाउंड्स की बनती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक नई क्लास बनती है जो हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी। हमने कौन कौन से कंपाउंड्स पढ़े थे? हमने हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे, हमने हेलोएल्केन्स पढ़े थे, हमने अल्कोहल्स पढ़े थे, हमने एल्डिहाइड्स पढ़े थे, कीटोन्स पढ़े थे और कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़े थे। 6 तरह के कंपाउंड्स हमने पढ़े थे, बल्कि 15-20 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, अराउंड 20 टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं। होने को क्लासेस बढ़ती चली जाती हैं। 6 तुमने अभी पढ़े, 11 में जाके ये 20 टाइप्स के हो जाएंगे। खैर वो आगे की बातें हैं। अभी हम यहाँ पे एक और नया क्लास इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं ईस्टरिफिकेशन में, जिनको ईस्टर्स बोला जाता है। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं, ये परफ्यूम्स वगैरह बनाने के काम में आते हैं, तो इनको हम ईस्टर बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है? ईस्टर बनेगा कैसे? भाई इथेनॉल पढ़ रहे हैं तो इथेनॉल से ही बनेगा। C2H5OH को मैं CH3CH2OH लिख सकता हूं, ठीक है। इथेनॉल क्या हो गया? CH3CH2OH हो गया। अब इसको रिएक्ट किससे कराना है? इसको रिएक्ट कराना है कार्बोक्सिलिक एसिड से, CH3COOH। किससे रिएक्ट कराना है? कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट कराना है। थोड़ा और पीछे से लिख लेते हैं और नहीं कंफ्यूज कर सकता है हमें। CH3CH2OH प्लस, भाई ये जो C2H5OH लिख रहे थे इसको हम CH3CH2OH भी लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है सी इसमें इथेनॉल को लिखने में। और ये हो जाएगा CH3COOH। क्या है ये? इथेनोइक एसिड है ना, 2 कार्बन है और COOH लगा हुआ है। उस कार्बन को काउंट करके साथ में लिखते हैं, थोड़ा दोनों, मतलब दोनों को साथ में काउंट करा जाता है। COOH का कार्बन भी काउंट होता है, तो 2 कार्बन है इसलिए इथेनोइक होगा, इथेनोइक एसिड इसीलिए है ये। अब यहां पे भी हम क्या एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेंगे, और वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होगा? कंसंट्रेटेड H2SO4। क्यों ले रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4? यहां पे भी ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, और ये क्या करता है कि एक OH और एक H रिमूव कर देता है इसमें से, ठीक है। अब ये कंपाउंड क्या बनेगा हमारा? ये कंपाउंड बनेगा CH3CO2H5, ठीक है। आई बात समझ में? तो क्या हुआ यहां पे? एक OH निकला इसमें से और H निकला इसमें से, ठीक है। तो OH और H गायब हो गया है यहां से। ये क्या बन गया तुम्हारा? इसको हम क्या कह सकते हैं? CH3C डबल बॉन्ड O, और भी थोड़ा सा मतलब इसको इस तरह से करके लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा कहां से क्या निकाला है। C2H5, थोड़ा सा 1 मिनट यहां पे ऐसे कर लो इसको, यहां से H निकला है और यहां से OH निकला है, ठीक है। खैर वो तुम्हें अभी इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि अब हमने क्या, ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि H2O रिमूव हो गया इसमें से, याद रखने में आसानी रहेगी। C2H5 को मैंने CH3CH2 को C2H5 लिख दिया है, कंफ्यूज नहीं होना। चाहो तो इसको CH2CH3 कर लो, गलत पहना, CH2CH3 कर लो इसको,
ठीक है, ऊपर भी CH2CH3 कर लो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो ये H2O रिमूव कर दिया, किसने रिमूव करा इसमें से H2O? OH और H दोनों मिला के H2O बनाएंगे ना, इसने रिमूव करा। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट ने क्या करा, एक H और एक OH को रिमूव कर दिया। किसमें से? इसमें से रिमूव कर दिया। इसे हम क्या बोलते हैं? इस कंपाउंड को बोलते हैं ईस्टर। ईस्टर इसका जनरल नेम है, ठीक है, ईस्टर जनरल नेम है। और इसका जो अपना नाम है वो क्या होगा? क्योंकि भाई जैसे एल्कोहल्स जनरल नेम है, इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सब क्या है? IUPAC नेम से, हर मतलब उसकी क्लास के। तो ये क्लास का नाम तो ईस्टर हो गया इसकी। इसका नाम क्या होगा? इसका IUPAC नेम क्या होगा? ये तो होमोलोगस सीरीज हो गई ईस्टर की, ठीक है। जैसे मान एल्कोहल्स की होमोलोगस सीरीज थी, हेलो एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज थी, एल्केन्स की थी, एल्कीन्स की थी। यहां पे ईस्टर की सीरीज से आया है ये कंपाउंड, इसलिए बोल रहे हैं इसको। ये IUPAC नेम इसका होगा इथाइल। ये इथाइल हो गया, इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट हो गया ये, ठीक है। ये 3 लगा है, ये दिख रहा होगा सबको। CH3COO CH2CH3 या फिर CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3, ठीक है। सही स्ट्रक्चर ये होगा इसका। तो इसका नाम क्या होगा? इथाइल इथेनोएट इसका नाम होगा। क्लास क्या है इसकी? ईस्टर है। ईस्टर का यूज कहां पे? ईस्टर यूज कहां पे होते हैं? ईस्टर यूज होते हैं परफ्यूम्स में। जहां भी मतलब स्वीट स्मेल्स की जरूरत होती है, जहां भी अच्छी स्मेल की जरूरत होती है, वहां हम ईस्टर को यूज करते हैं। तो ईस्टर एक ऐसा केमिकल है जो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, ठीक है। इस पॉइंट को कहीं लिख लेना, ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स। ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स। अभी तुम्हारे कोर्स में एक ही ईस्टर दिया हुआ है, ईस्टर और भी बन सकते हैं। ये मिथाइल हटा के मैं यहाँ पे H लगा दूं खाली तो भी ईस्टर है ये। यहाँ पे CH3 लगा दूं, मिथाइल इथेनोएट हो जाएगा ये, है ना। मिथाइल मिथेनोएट बन सकता है। ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स। ईस्टर जो होते हैं वो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो ईस्टरिफिकेशन क्लियर हुआ। ईस्टरिफिकेशन में क्या है? ईस्टर की फॉर्मेशन हो रही है। ईस्टर क्या होते हैं? स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं। एक अलग क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स ही हैं एक तरह से। भाई देखा जाए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बना है ना, बस H हट के ये CH2CH3 लग गया, वरना CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। इतना उसमें नहीं जाना है, खैर छोड़ो, अगर नहीं ये बात क्लियर नहीं हुई है तो। अभी सिर्फ इतना समझो कि हमने इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल लिया, एक मॉलिक्यूल इथेनोइक एसिड का लिया, यहां से H गायब हुआ, यहां से OH गायब हुआ, ये दोनों आपस में जुड़ गए। पहले ये CH3COO आया, फिर CH2CH3 आ गया, ठीक है। और H2O साथ में इसमें से निकल गया, प्लस H2O यहां पे लिख लेना कि साथ में ये H2O भी बन रहा है, ठीक है भाई। वाटर भी बनेगा, वाटर तो निकल ही रहा है इसमें, तो वाटर तो बनेगी जैसे यहां पे बना था वाटर। क्लियर हो गई बात। ये 4 हमारे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज थी इथेनॉल मॉलिक्यूल की। इथेनॉल क्या है? इथेनॉल का एल्कोहल्स सीरीज का, एल्कोहल होमोलोगस सीरीज का सेकंड कंपाउंड है इथेनॉल। और इथेनॉल का पहला रिएक्शन हमने क्या पढ़ा? पहला कंबस्शन पढ़ा, जो यहां पे नहीं है, कंबस्शन मिटा दिया है ना। कंबस्शन पढ़ा पहला। कंबस्शन में क्या था? कंबस्शन में वही CO2 और H2O फॉर्म हो रहे थे, है ना। फिर हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा ये ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में हुआ? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में हुआ, ठीक है। ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थे, ये दोनों याद रखते हैं, मैंने बता दिया। एसिडिफाइड में यहाँ ज्यादातर H2SO4 यूज होता है। ये एसिडिफाई करने के लिए इसको H2SO4 ज़्यादातर यूज़ करते हैं। एल्कलाइन करने के लिए इसको हम NaOH का यूज़ करते हैं। ये बात भी बुक में लिखी हुई है। वैसे पूछेंगे तो नहीं इसको, लेकिन फिर भी याद रख लेना, एसिडिफाइड किससे करते हैं? H2SO4 से करते हैं। एल्कलाइन करते हैं NaOH से, ठीक है। और यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 किसकी तरह से यूज़ हो रहा है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह से यूज़ हो रहा है। और ये 443 केल्विन क्या है? ये टेम्परेचर है। अच्छा, ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर ये टेम्परेचर चेंज हो गया तो ये रिएक्शन डिफरेंट हो जाती है। अभी अल्कोहल से अल्कीन बन रहा है, इथेनॉल से एथीन बन रहा है, इथेनॉल से तुम्हारा ईथर भी बन सकता है, एक और क्लास होती है कंपाउंड की, वो भी बन जाती है अगर ये टेम्परेचर अलग कर दें तो 413 कर देता हूं। इसलिए टेम्परेचर की अपनी सिग्निफिकेंस है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसी की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसको रब कर रहा हूं मैं, वो स्टेटिफिकेशन लिख लेना तुम लोग। और ये जो प्रॉपर्टीज हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी। क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी इथेनॉल की? फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी ये हैं कि पहली बात तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है इसके जितने एटॉमिक मास या इसके जितने मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड से। जितना इसका मॉलिक्यूलर मास है उतना ही अगर किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास होगा, मतलब मान लो मास दोनों का बराबर है, तो दोनों में से सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा? इथेनॉल का होगा। यानी कि और कंपाउंड से इथेनॉल का, मतलब इथेनॉल कह लो या फिर अल्कोहल, सारे अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है और क्लास ऑफ कंपाउंड से। क्यों? क्योंकि ये अलग तरह की बॉन्डिंग फॉर्म कर लेते हैं वाटर के साथ, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, उस पर हम अभी नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि इथेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, इथेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, वाटर से ज्यादा नहीं होगा, बात हो रही है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। हायर बॉइलिंग पॉइंट देन other compounds of similar molecular masses. Similar molecular masses, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और कंपाउंड से जिनके मॉलिक्यूलर मासेस सिमिलर हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। और क्या है इसके बाद? इथेनॉल इज सॉल्यूबल इन वाटर, इथेनॉल वाटर में सॉल्यूबल होता है। इथेनॉल इज सॉल्यूबल इन वाटर, इथेनॉल वाटर में सॉल्यूबल होता है। वही सेम रीजन है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इन दोनों के रीजंस क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, above two properties are due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली दोनों प्रॉपर्टीज हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हैं। अब जो इसके बाद एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो है हमारा इथेनोइक एसिड। कुछ रिएक्शन उसकी सेम है इथेनॉल जैसी, कुछ रिएक्शंस डिफरेंट हैं। तो इथेनोइक एसिड को देख लेते हैं। इसके बाद इथेनोइक एसिड पे आते हैं। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, ये इथेनोइक एसिड है, इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एसिटिक एसिड। कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। विनेगर में पाया जाता है ये, सिरके में एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। हाँ, तो अगर ये एसिड है, मतलब एसिटिक एसिड है, इसकी प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं। अगर ये एसिड है तो एसिड जैसी प्रॉपर्टीज शो करेगा, है ना। तो अब अगर इसकी पहली प्रॉपर्टी को देखा जाए, तो हम इसको किसी मेटल से रिएक्ट करा देते हैं, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। रिएक्शन विद सोडियम मेटल, मेटल से रिएक्ट करके एसिड्स क्या देते हैं? ये प्रॉपर्टी हम एसिड्स में पढ़ चुके हैं, तो यहां पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ये तुमने, सेकंड में भी ये पढ़ा, थर्ड में भी ये पढ़ा, नाउ इवन फोर्थ में भी तुम ये पढ़ रहे हो कि जब सोडियम मेटल से रिएक्ट करेगा एसिटिक एसिड तो कोई भी एसिड तो हाइड्रोजन गैस देगा, तो एसिटिक एसिड भी वही देगा, है ना। तो CH3COOH ये हमारा इथेनोइक एसिड है। इट इज रिएक्टिंग विथ सोडियम, हमने सोडियम से रिएक्ट करा दिया इसको, क्या बन रहा है? CH3COONA प्लस हाइड्रोजन गैस।
हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जब एसिड मेटल से रिएक्ट करते हैं। बैलेंस करने के लिए बैलेंस कर लो इसको, उसमें क्या है, ये हो गया, यहाँ 2 लग गया, यहाँ 2 लग गया, ठीक है, तो ये बैलेंस हो गई। बहरहाल ये हमारा क्या हो गया कि एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एसिड वाली प्रॉपर्टीज ये शो करता है, तो हम यहां ये लिख दे रहे हैं, शोज ऑलमोस्ट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो सारी ही प्रॉपर्टीज ये एसिड की शो करेगा, तो हम सारी एसिड्स वाली प्रॉपर्टीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, सारे रिएक्शंस लिख सकते हैं। अब इसका नाम क्या होगा, इसको हम बोलेंगे सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट, ये मैंने तुम लोगों को कहां बताया था, याद करो, सोडियम इथेनोएट कहां पे आया था, अभी आगे समझ में आ जाएगा कहां पे आया था, याद आ जाएगा। अगर तुम्हें थोड़ा भी एसिड बेसिस सॉल्ट्स याद होगा पुराना, तो ये रिएक्शन याद आ जाएगी तुमको। पहली रिएक्शन हो गई रिएक्शन विद सोडियम मेटल। अब दूसरी रिएक्शन इसकी हम लिख लेंगे किसके साथ, दूसरी रिएक्शन हम इसकी लिख लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एक बेस के साथ, रिएक्शन विद अ बेस। ये रिएक्शन विद एल्कलाई, बेस की जगह हम ले क्या रहे हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन तुम कर चुके हो एसिड बेसिस सॉल्ट्स में। मैंने कहा था वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस क्या देता है, बेसिक सॉल्ट देता है हमें, है ना। तो वीक एसिड क्या है, CH3COOH एक वीक एसिड है, मतलब ये तो वहां की बात हो गई। यहां पे हम इथेनोइक एसिड पढ़ रहे हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है ये। अगर इसको हम किसी बेस से रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या देगा, सॉल्ट और वाटर। एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। तो यहां क्या बनेगा, CH3COONA प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर। सेम कंपाउंड जो सोडियम इथेनोएट यहां बना था, वही सोडियम इथेनोएट यहां बना है। अभी 2 रिएक्शंस और पढ़ोगे, उसमें भी यही कंपाउंड बनेगा। तो रिएक्शन याद करने की कोई ज्यादा टेंशन है ही नहीं, बस इतना याद रखना है किससे रिएक्शन हो रही है। प्रोडक्ट्स हमें खुद याद होते चले जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे, पहला है कि सोडियम मेटल से रिएक्शन, तो वो तो कहेगा ही एग्जाम में कि सोडियम मेटल से रिएक्शन करा दो इसकी, है ना। सोडियम मेटल वहां से पता लग गया, और प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ रहे हैं तो रिएक्शन तो इसकी होंगी, दोनों रिएक्टेंट पता लग गए। प्रोडक्ट हमेशा हमारा यही हो रहा है, सोडियम इथेनोएट। और जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, पुरानी बात है हमारी, ठीक है। तो चारों चीजें याद हो गई। ऐसे ही यहां पे एसिड, बेस, सॉल्ट, वाटर। एसिड वही जिसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो, बेस NaOH जो बताया जाएगा तुम्हें, सोडियम इथेनोएट वही कंपाउंड जो हर बार बन रहा है, H2O, वाटर तो बनता ही है, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। अब आते हैं तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी पे इसकी, किससे, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है। रिएक्शन विद, पहले मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं। क्या बनता है मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ एसिड्स क्या देते हैं, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ वो देते हैं CO2। कौन सी गैस, CO2 गैस। CH3COOH को अगर मैं रिएक्ट कराऊं Na2CO3 से, सोडियम कार्बोनेट से, सॉल्ट बनता है, CO2 गैस बनती है और H2O बनता है। सेम प्रॉपर्टी जो हमने एसिड बेसिस सॉल्ट्स में पढ़ी थी। सॉल्ट क्या बनेगा, जो अभी तक बनता आ रहा है, CH3COONA, सोडियम इथेनोएट जिसको हम बोल रहे हैं, या सोडियम एसीटेट भी बोल सकते हैं, प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज को मैं ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये प्रॉपर्टीज तुम्हारी पड़ी हुई हैं एसिड बेसिस सॉल्ट्स में, है ना। मेटल से रिएक्शन भी पड़ी थी, बेस से भी पड़ी थी, मेटल कार्बोनेट से भी पड़ी थी, और मेटल बाइकार्बोनेट से भी पड़ी थी। NaHCO3 सेम रिएक्शन, CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2, बैलेंस खुद कर लेना, दूसरी वाली तो बैलेंस है, पहली कर लेना, ठीक है भाई। तो ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई इथेनोइक एसिड की। सोडियम से रिएक्शन यानी कि एक मेटल से, तो बना सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस जैसा कि होता है एसिड्स में। बेस से रिएक्शन सॉल्ट प्लस वाटर, जैसा कि एसिड के केस में होता है कि जब एसिड को बेस से रिएक्ट करते हैं सॉल्ट प्लस वाटर बनता है ना। चाहो तो यहां पे छोटा छोटा लिख लो, एसिड ताकि याद रहे, प्लस मेटल गिव सॉल्ट
प्लस H2। यहां पे भी लिख लो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर वाली प्रॉपर्टी फॉलो करी है हमने। यहां पे लिख लो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से क्या बन जाएगा, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये तीनों एसिड्स की प्रॉपर्टीज लगी हैं यहां पे इसमें। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है ईस्टरिफिकेशन। तो ईस्टरिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं, कहां पढ़ चुके हैं, अभी जो हम इथेनॉल की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। अच्छा, इससे याद आया इथेनॉल में एक प्रॉपर्टी रह गई, उसे मैं यहां बता देता हूं, उसे वहीं लिख लेना इथेनॉल वाले पार्ट में, इसे मिटा रहा हूं मैं। तो वो क्या थी, सोडियम मेटल से रिएक्शन था इथेनॉल का, वो रह गया था। तो इथेनॉल भी एसिड्स की तरह बिहेव करता है, लेकिन वो इससे भी ज्यादा वीक एसिड होता है। इथेनॉल जो है वो इससे भी ज्यादा वीक एसिड होता है CH3COOH से। तो वो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी शो कर पाता है, कौन सी वाली, सोडियम मेटल वाली, C2H5OH। ये लिख दे रहा हूं मैं, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ सोडियम मेटल। Na मेटल के साथ रिएक्शन इसकी, प्लस Na होता है, गिव्स C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसमें भी एक सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड कहलाता है ये। ठीक है, तो ये भी तुम्हें याद रखना पड़ेगी प्रॉपर्टी। तो वहां पे जो 4 प्रॉपर्टी पड़ी थी, 5वीं ये हो गई। इसकी चौथी प्रॉपर्टी क्या है, एस्टरिफिकेशन। तो वो इतना कोई वो नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं इसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज देखोगे, ज़्यादा कोई ऐसी खास है नहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, एक चीज़ बात इसमें यह है कि ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहलाता है, तो ये पॉइंट लिख लो इसमें। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कम टेम्परेचर पे आइस की तरह बन जाता है। ठीक है, जैसा आइस होता है वैसा बन जाता है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोला जाता है। ठीक, तो चलो फिर इतना ही काफ़ी है इसमें। ये हो गई तुम्हारी कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ और इथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ और इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब आगे आते हैं इसके बाद इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बाद सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, उसको खत्म कर लेते हैं, बहुत छोटा सा है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स में ऐसी कोई खास बात नहीं दे रखी है, सोप्स में थोड़ा ज़्यादा दे रखा है। सोप्स थोड़ा बड़ा टॉपिक है, डिटर्जेंट्स बहुत छोटा सा है। तो सोप्स में क्या दे रखा है, सोप्स होते क्या हैं, पहले तो सोप्स क्या होते हैं, सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम कंपाउंड्स ऑफ, या सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं। किसके सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। ठीक है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स का क्या मतलब है बताता हूं मैं, अभी पहले लिख लो कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं सोडियम और पोटेशियम के, उनको हम क्या बोलते हैं, सोप्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल C17H35COONA, ये सोडियम स्टीरेट कहलाता है, ये सॉल्ट का एक एग्जाम्पल है। और दूसरा ये है C15H31COONA, ये सोडियम पाल्मिटेट कहलाता है। इनके बारे में अच्छे से 12th क्लास में जाके पढ़ोगे तुम लोग, पूरा इनका स्ट्रक्चर, रिएक्शन वगैरह सब चीज़ दे रखी है, कैसे कैसे ये बने कैसे नहीं बने। लास्ट टॉपिक है वहाँ एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें ये पढ़ाया जाएगा। तो ये तुम्हारा सोप्स हो गया। सोप्स में क्या होता है, सोप्स होते हैं
सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, H की जगह Na लगा दिया, जिसे वहां लगा रहे थे हम H की जगह Na, है ना। वैसे हमने यहाँ पे ये बनते कैसे हैं, हाइड्रोलिसिस से बनते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। अभी यहाँ पे हाइड्रोलिसिस से एक और बात याद आ गई है मुझे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, तो पहले इसको ख़त्म कर लिया जाए, फिर मैं एंड में तुम्हें वो बात बता दूंगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर रह गया, इथेनॉल में एक दो बातें रह गई थी, एक तो वही रह गई थी अभी जो बताई मैंने मेटल से रिएक्ट कराने वाली, एक रह गया हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स, तो वो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स और कर लेंगे इसके बाद, है ना। पहले इसको खत्म कर लेते हैं पूरा सोप्स को। अब यहाँ पे ये सोप के बारे में समझ में आ गया, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मतलब कि हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में H हटा के उसकी जगह पे Na लगा देते हैं, तो वो सोडियम का सॉल्ट बन जाता है और वही सोप होता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड था भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड 3 कार्बन का, 4 का, 5 का, 10 का, 15 का, कितनी भी कार्बन का हो सकता है। तो लॉन्ग चेन का क्या मतलब है कि बड़ा सा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड था, बहुत सारे उसके अंदर कार्बन एटम्स थे, उसका जो एंड में H आता है वो हटा के हमने Na लगा दिया तो वो सोप बन गया, इसी को सोप कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सोडियम सॉल्ट्स को क्या कहा जाता है, सोप्स कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें ही एक चीज है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। सोप का क्लींजिंग एक्शन, किस तरह से वो क्लींजिंग एक्शन शो करते हैं। तो क्लींजिंग एक्शन में क्या है कि पहले तो ये समझो कि सोप के दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स कैसे कि एक तो ये पार्ट है और एक तुम्हारा ये वाला पार्ट है, दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट क्यों कह रहा हूं इसको मैं, क्योंकि ये तो होगा तुम्हारा आयनिक, ये पार्ट कैसा होगा, ये पार्ट होगा आयनिक, क्योंकि यहां पे आयंस बनेंगे COO- और Na+, है ना। और ये पार्ट कैसा होगा, ये पार्ट होगा तुम्हारा हाइड्रो, मतलब कि आयनिक, वो आयनिक हो गया, ये होगा तुम्हारा कोवेलेंट टाइप का, मतलब नॉन पोलर और पोलर कह सकते हो, ठीक है। आयंस वाला आयनिक पार्ट जो है ये तुम्हारा पोलर कहलाएगा, क्योंकि यहां पे पोल्स क्रिएट हो रहे हैं। पोल्स बताया था ना मैंने, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, COO- Na+, पोल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो पोलर पोलर पार्ट हो गया। और ये नॉन पोलर हो गया, इसमें कोई पोल्स क्रिएट नहीं हो रहे, ठीक है। जो पोलर होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, मैंने बताया था, यानी कि वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो ये पार्ट कैसा हो गया, हाइड्रोफिलिक हो गया। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब है, जो वाटर से दूर भागेगा। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दो पार्ट्स हो गए सोप के अंदर। तो सोप के दो पार्ट्स हैं, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर अट्रैक्टिंग जिसको हम बोल सकते हैं, अगर हम सोप के बारे में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ये वाटर अट्रैक्टिंग हो जाएगा। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है, वाटर अट्रैक्टिंग, और हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब है, वाटर रिपेलिंग, ठीक है। तो ये कैसा पार्ट हो जाएगा, वाटर रिपेलिंग। अलग कलर से इसीलिए लिखा है ताकि दिखाई दे जाए कहां क्या लिखा हुआ है। वाटर अट्रैक्टिंग, वाटर रिपेलिंग, इन सब बातों को लिख लेना ढंग से एक जगह पे, ठीक है। तो देख लो, एक बार पॉज कर लो, पहले ये सब बातें लिख लो कि ये आयनिक पार्ट है, ये नॉन आयनिक पार्ट है। नॉन आयनिक नॉन पोलर कहलाता है, आयनिक पोलर कहलाता है। पोलर जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, PHILIC हाइड्रोफिलिक, और ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, PHOBIC हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो वाटर रिपेलिंग होता है हाइड्रोफोबिक, वाटर से दूर भागता है, और ये वाटर अट्रैक्टिंग होता है। तो इसी वजह से ये एक तरह का, ये जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के अंदर एक तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। जैसे मैं अगर इस तरह से बनाऊं इसको, ये आयनिक पार्ट बनाया मैंने और ये बनाया पोलर पार्ट इसका, ठीक है। यहां पे मतलब इसको मैं ये आयनिक पार्ट मान रहा हूं, सॉरी नॉन पोलर पार्ट मान रहा हूं जो कि नॉन आयनिक होता है, और ये तुम्हारा पोलर पार्ट है। पोलर वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, अच्छे से वाटर के अंदर रहेगा, ठीक है। तो तुम ये देखोगे कि वाटर के अंदर ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा होगा। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे वाटर के अंदर आके।
तो ये जो आयनिक पार्ट है वो दिख रहा है तुम्हें कि पानी के अंदर अच्छे से मिक्स्ड है ना, बाहर नजर आ रहा है, ये पानी में आराम से घूमता हुआ नजर आ रहा है। ये जो पार्ट एकदम कोने में दुबका हुआ बैठा है क्योंकि वाटर से डर रहा है, ये कहाँ चला जाता है? जैसे तुम कपड़े धो रहे हो फॉर एग्जाम्पल सोप से, तो कपड़ों में जो सोप, जिसको सोप को क्लीन करना है, वहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होंगे, ऑयली इंप्योरिटीज़ होंगी। तो वो जो ऑयली इंप्योरिटीज़ होंगी वो इसी की तरह की होंगी, नॉन पोलर। तो ये जाके उनके पास बैठ जाता है, ये डर्ट मान लो इसको, गंदगी में जाके, गंदगी के पास जाके छुप के बैठ जाता है, ठीक है। और ये पूरा पानी में तैरते रहते हैं आराम से। इसी को हम बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। ये क्या कहलाता है पूरा? ये कहलाता है मिसल फॉर्मेशन। ये हमारा मिसल है, MICELLE, मिसल, ठीक है। तो ये मिसल है हमारा, ये जो बनाया हमने। क्या है कि वाटर, जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के अराउंड अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं। तो ओरिएंटेशन ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स अराउंड द डर्ट इन वाटर इज कॉल्ड मिसल। वो मिसल कहलाता है। पूरा ओरिएंटेशन जो होता है वो बना लेते हैं एक स्ट्रक्चर टाइप का, है ना। तो ये हमारा मिसल हो गया। मिसल क्या करता है कि उस गंदगी को खींच के बाहर निकालता है, ठीक है। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है, हाइड्रोफिलिक क्या है, हाइड्रोफोबिक क्या है और मिसल क्या है। मिसल बनता कैसे है? क्वेश्चन ये आ सकता है कि मिसल में जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो पानी के अंदर रहता है या पानी के बाहर रहता है, मतलब वाटर के अंदर डिसॉल्व रहता है या वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाता है, इस तरह से आएगा। तो डिसॉल्व नहीं हो पाता ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट, आयनिक पार्ट डिसॉल्व हो जाता है, वो पानी में रहता है। और ये कहाँ रहता है? अंदर को छुपा हुआ रहता है। ये सारे एक साथ इकट्ठा रहते हैं अंदर की तरफ। ये बात समझ में आ गई होगी तुम्हारे। इस तरह से डर्ट को खींच के बाहर निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। सोप इस तरह से क्लींजिंग एक्शन अपना शो करते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं इसके बाद कि अब हमें जब सोप क्लींजिंग एक्शन कर रहे थे तो डिटर्जेंट्स की जरूरत क्यों पड़ी? तो देख लेते हैं डिटर्जेंट्स की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि ऐसा होता है वाटर कभी कभी हार्ड हो जाता है। हार्ड होने का मतलब ये नहीं कि बर्फ बन जाता है उसका, हार्ड होने का मतलब है कि कुछ उसमें इंप्यूरिटीज आ जाती हैं। कैसी इंप्यूरिटीज आ जाती हैं? हार्ड वाटर होता क्या है? तो हम पहले तो ये लिख लें कि हार्ड वाटर है क्या, कहां यूज हो रहा है। तो हम ये लिखेंगे सोप्स डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। सोप्स हार्ड वाटर में काम नहीं करते, पहली बात तो ये। इस वजह से वी नीड डिटर्जेंट्स। इसीलिए हमें क्या चाहिए होता है? डिटर्जेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या चाहिए होता है? डिटर्जेंट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि सोप काम नहीं करते। कहाँ काम नहीं करते? हार्ड वाटर में काम नहीं करते। तो दैट्स व्हाई वी नीड डिटर्जेंट। डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर में भी काम कर लेते हैं। ये दोनों में डिफरेंस हो गया कि सोप काम नहीं करेगा हार्ड वाटर में, डिटर्जेंट काम कर लेगा, ठीक है। बस यही खास बात है डिटर्जेंट्स के बारे में, और कोई खास बात नहीं दे रखी है कि क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। वैसे वो होते हैं ये बेंजीन डाई सल्फोनिक एसिड सॉल्ट्स होते हैं ये, तो खैर वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है क्या है क्या नहीं है। तो ये हार्ड वाटर में काम करते हैं डिटर्जेंट्स। अब यहां पे ये बात नोट कर लो कि हार्ड वाटर क्या होता है। हार्ड वाटर क्या है? वाटर जिसके अंदर क्लोराइड, सल्फेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट्स प्रेजेंट हो। क्लोराइड है, सल्फेट है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम के कार्बोनेट, मैग्नीशियम के सल्फेट, मैग्नीशियम की क्लोराइड, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगर ये सब सॉल्ट्स किसी वाटर के अंदर प्रेजेंट हैं तो वो हार्ड वाटर होगा। ये सब कैल्शियम के भी हो सकते हैं। तो हम यहां क्या लिखेंगे? हार्ड वाटर क्या है? वाटर कंटेनिंग सल्फेट्स, क्लोराइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, क्लोराइड्स, ये सब क्या बनाते हैं? हार्ड वाटर बनाते हैं। ये सब अगर किसी वाटर में प्रेजेंट है, मतलब किसी वाटर सैंपल में प्रेजेंट है, तो वो सैंपल कैसा होगा? हार्ड वाटर होगा वो, ठीक है। उसमें सोप जो है वो लेथर प्रोड्यूस नहीं करता, सोप उसमें वर्क नहीं करता क्योंकि वहां वो झाग प्रोड्यूस नहीं कर पाता। ये हमारा लास्ट टॉपिक था,
सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, अब ये तुम्हारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस, लास्ट चैप्टर है हमारे कोर्स का, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।